नमस्कार दोस्तों। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए विभिन्न विषयों के मॉडल पेपर अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 12 रसायन विज्ञान के मॉडल पेपर को हल करके बताऊंगा। वीडियो आप एंड तक जरूर देखें। देखो, मॉडल पेपर हमारी किस प्रकार सहायता करता है। मॉडल पेपर द्वारा हमें नंबर एक ये पता चलता है कि किस चैप्टर से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। सेकंड, किस चैप्टर से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। मॉडल पेपर द्वारा हम अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी को सही दिशा में आराम से ले जा सकते हैं। और यदि हमें मॉडल पेपर और ब्लूप्रिंट के बारे में नॉलेज नहीं है तो हम चाहे कितने भी प्रिपरेशन कर लें, यदि सही दिशा में प्रिपरेशन नहीं हो रही है तो हमें बोर्ड परीक्षा में अंकों के मामले में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए मैंने ब्लूप्रिंट का वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है, वो वीडियो आप ज़रूर देखें। और यहाँ पर हम ले रहे हैं 12th केमिस्ट्री के मॉडल पेपर को। तो जैसा कि नमूना प्रश्न पत्र है, टोटल जो पेपर हैं ये आपके 56 अंक का आएगा, जैसा कि यहाँ मेंशन है। और आपको इसके लिए समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। ये कुछ इंस्ट्रक्शन हैं जो आपको उस टाइम भी दिए जाएंगे जब आपको पेपर दिया जाएगा। देखो, सबसे पहले हम ले रहे हैं खंड ए, पार्ट ए। और जो पार्ट ए है इसमें जैसा कि आपको पता चल रहा है, इसमें आपके हैं बहुविकल्पात्मक क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसमें। और ले रहे हैं हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 1। शुद्ध जल की मौलरता कितनी होती है। शुद्ध जल की मौलरता 55.5 होती है। इसके लिए आप 1000 में 18 को डिवाइड करेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। ले रहे हैं सेकंड क्वेश्चन, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव 0.0 वोल्ट होता है। तो ऑप्शन जो बे है ये आपके करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डी ब्लॉक के तत्वों को और क्या कहा जाता है। संक्रमण तत्व, प्रतिनिधि तत्व, आंतरिक संक्रमण तत्व, एस ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव विघटन की अभिक्रिया की कोटि कितनी होती है। तो रेडियो एक्टिव विघटन की अभिक्रिया की कोटि 1 होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक्टिनाइड श्रृंखला का प्रथम तत्व कौन सा है। तो एक्टिनाइड श्रृंखला का प्रथम तत्व एक्टिनियम होता है। इसका परमाणु क्रमांक 89 होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सर्वाधिक ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व कौन सा है। तो सर्वाधिक ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करने वाला जो तत्व है ये मैग्नीज होता है, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में डी में 5 इलेक्ट्रॉन, एस में 2 होते हैं। तो ये 5 और 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके अधिकतम ऑक्सीजन अवस्था +7 प्रदर्शित करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। संकुल टी NH3 3Cl2Br Cl के जलीय विलयन में हैलाइड आयनों की संख्या कितनी होगी। तो जब ये जल में वियोजित होगा तो केवल एक क्लोराइड आयन देगा, क्योंकि बाहर आयनन मंडल में केवल एक क्लोराइड है। तो आंसर हो जाएगा दे 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से उभयदंतुक लिगैंड कौन सा है। वे लिगैंड उभयदंतुक होते हैं जिनमें 2 दाता परमाणु होते हैं और एक ही समय में एक परमाणु ही दाता परमाणु का कार्य करता है। तो जो थायोसाइनेट है SCN- ये उभयदंतुक लिगैंड होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यदि इस रिएक्शन को आप ध्यानपूर्वक देखोगे तो यहाँ पर 2 क्लोरोबेंजीन है, सोडियम धातु शुष्क ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हैं और बना रहे हैं बाइफेनिल। तो क्योंकि दोनों के दोनों एरिल हैलाइड हैं तो अभिक्रिया कौन सी होगी, फिटिंग अभिक्रिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फिनोल की जिंक डस्ट से अभिक्रिया से बनने वाला उत्पाद है। फिनोल की अभिक्रिया जब जिंक डस्ट से करवाते हैं तो बेंजीन बनती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये एक एल्कोहल है और इस एल्कोहल की समूह की प्रकृति पूछ रहा है। तो देखो, इस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है और ये कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा, इस कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है। तो जिस कार्बन से, हालांकि यहाँ CH2 आना चाहिए, खाली CH ही है। तो जिस कार्बन से OH जुड़ा वो डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है, इसीलिए इस कार्बन की डिग्री क्या होगी, 1 डिग्री। तो एल्कोहल भी कैसे होंगे, प्राथमिक एल्कोहल।
थोड़ा ये माइनर प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ CH2 आना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फिनोल का IUPAC नाम है। तो देखो, फिनोल की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें बेंजीन रिंग से अपने जुड़ा होता है OH। तो ये क्या है? हाइड्रोक्सी OH, जो हाइड्रोक्सी है, पीछे क्या है? बेंजीन। तो IUPAC नाम आ जाएगा हाइड्रोक्सी बेंजीन। तो फिनोल का IUPAC नाम हो गया हाइड्रोक्सी बेंजीन। अगला है, कार्बोनिल समूह के कार्बन की संकरण अवस्था बताइए। तो कार्बोनिल समूह का जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। यहाँ ये 2 सिग्मा है और यहाँ 1 सिग्मा और 1 पाई। टोटल 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो संकरण क्या होगा? sp2। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कीटोन की क्लीमेंसन अभिक्रिया से प्राप्त उत्पाद हैं। देखो, क्लीमेंसन अभिक्रिया में हम कीटोन का अपचयन सांद्र HCl और जिंक अमलगम से करते हैं, और इसमें जो कार्बोनिल समूह है वो मेथिलीन समूह में बदल जाता है और बनता क्या है? एल्केन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करने पर क्या बनता है? जब भी एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ, निम्नलिखित में से अधिक क्षारीय कौन है? तो देखो, ये एथिल समूह यहाँ पर जुड़ा है और इनकी क्षारीयता का क्रम है 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री और उससे कम 3 डिग्री। तो सबसे ज्यादा जो क्षारीय होगा वो होगा डाई एथी एमीन। ऑप्शन जो बे है ये करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ, ये एक एथेनेमाइड है, इसका अपचयन करवा रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, और अपचयन करने पर क्या प्राप्त होगा? तो क्या होगा? देखो, ये CH3 का CH3 रहेगा, CH2 का CH2 रहेगा, और जो ये CO है ये भी बदल जाएगा CH2 और आगे हो जाएगा NH2। तो 3 कार्बन है, प्रोपेन एमीन। ऑप्शन जो बे है ये आपके करेक्ट हो जाएगा। चलता है अगले क्वेश्चन पर। ये देखो, अपने ये जो दे रखा है ये है बेंजीन डाइज़ोनियम लवण। इसकी रिएक्शन कॉपर हैलाइड से करवाई जा रही है और बन रहा है हेलोएरिन, साथ में नाइट्रोजन गैस। तो ये जो अभिक्रिया है ये कौन सी है? सैंडमेयर। यदि यहाँ हेलोजन नहीं होता, केवल कॉपर चूर्ण होता, तो अभिक्रिया हो जाती घाटरमान। तो ये रिएक्शन कौन सी हो जाएगी? सैंडमेयर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, मोलरता का मात्रक होता है। मोलरता होती है मोल प्रति लीटर, तो इसका मात्रक हो जाएगा मोल प्रति लीटर। विलय की उपस्थिति में विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है, क्योंकि विलय अवाष्पशील होता है, इसीलिए वाष्प दाब कम हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं। जो सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल, ये यहाँ सही रहेगा। फल तो बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, चालकत्व का एसआई मात्रक है। चालकत्व प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, इसका एसआई मात्रक होगा सीमेंज। एस या ऐसे लिख सकते हैं सीमेंज। ताप बढ़ाने से ऊष्मा सभी अभिक्रियाओं का वेग घटता है, क्योंकि प्रक्रम ऊष्मा सेपी है। प्राथमिक एमीन का पहचान परीक्षण से किया जाता है। प्राथमिक एमीन की पहचान के लिए जो परीक्षण है वो है कार्बिल एमीन परीक्षण। इसको आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं। बनने वाले आइसोसाइनाइड की दुर्गंध होती है बहुत खतरनाक, जिसकी वजह से पता चल जाता है कि ये दिया गया जो यौगिक है वो प्राथमिक एमीन ही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ, अगले क्वेश्चन है, NH2 CH2 CH2 NH2 का IPAC नाम। तो 1 2 2 हैं, तो 2 के लिए एथेन, एक जुड़ा हुआ एक पर, एक जुड़ा हुआ 2 पर, तो 1 2 2 हैं तो डाई, और NH2 के लिए क्या लगेगा? एमिन। तो नाम हो जाएगा 1 2 सॉरी एथेन 1 2 डाई एमिन। एनिलीन का पीके मान मेथिल एमिन की तुलना में, ये समी नहीं है, एमिन की तुलना में खाली जगह होता है। देखो, एनिलीन मेथिल एमिन की तुलना में कम क्षारीय होता है,
इसीलिए इसके पीकेबी का मान मेथिलेमिन की तुलना में अधिक होता है। तो यहाँ राइट आंसर आ जाएगा अधिक, क्योंकि जिसकी सारकता अधिक होती है उसका पीकेबी मान कम होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक डाइसैकेराइड का उदाहरण है, तो डाइसैकेराइड जो है इसका उदाहरण आप जो मर्जी दे दीजिए, माल्टोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज। ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन भी कितना 6। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो अभी तक हमने प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 को हल कर लिया है। आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर, अति लघुतरात्मक प्रश्न। अति लघुतरात्मक प्रश्न में प्रश्न संख्या 1 ले रहे हैं। देखो, 5 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो मोलरता का सूत्र हो जाएगा विलय की मात्रा 5, अणुभार NaOH का अणुभार होता है 40 इंटू विलयन का आयतन 500 मिलीलीटर, ऊपर गुणा कर लेंगे 1000 से। तो ये 2 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 इसको काट देगा 8 बार और 8 को ये काट देगा 4, तो हो जाएगा 1/4, 0.25 मोल प्रति लीटर। कच्चे आम को सांद्र लवणीय विलयन में रखने पर क्या होता है? कच्चे आम को सांद्र लवणीय विलयन में रखने पर बाह्य परासरण की क्रिया होगी और कच्चा आम जो है वो सिकुड़ जाएगा। प्रतिलोम परासरण को परिभाषित कीजिए। यदि विलयन पर परासरण दाब से अधिक बाह्य दाब लगाया जाए तो परासरण की क्रिया विपरीत हो जाती है, अर्थात विलायक के अणु विलयन में से पारगमन करते हैं। इस विधि का उपयोग समुद्री जल के विलवणीकरण में किया जाता है। चलते हैं आगे। अभिक्रिया 2A+B उत्पाद हेतु अवकल वेग समीकरण लिखिए। तो देखो, ये अभिकारक है तो इसका हो जाएगा 1/2, एक हो जाएगा एक की सांद्रता में परिवर्तन डेल्टा ए बटा परिवर्तन लगा समय डेल्टा टी, चिन्ह आएगा माइनस का, आ जाएगा बराबर माइनस 1 बाई ये बी एक है ना, तो 1 बाई लगेगा नहीं, डेल्टा बी बटा डेल्टा टी इक्वल टू के ए की सांद्रता बी की सांद्रता, क्योंकि ए 2 है तो सांद्रता का हो जाएगा स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका अवकल वेग समीकरण। क्रोमेट आयन की आकृति कैसी होती है? क्रोमेट आयन की आकृति चतुष्फलक की होती है। और क्रोमेट क्या होता है? एक होता है डाइक्रोमेट, एक होता है क्रोमेट। तो क्रोमेट क्या होता है? क्रोमेट होता है CrO4 माइनस, इसमें क्रोमियम सेंटर में होगा, माइनस ओनली एक ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज वाला होगा, बाकी सारे डबल बॉन्ड से जुड़े होंगे कुछ इस प्रकार। और संरचना को मिलाएंगे तो कैसी संरचना मिलेगी? चतुष्फलक की। मैं रेड पेन से बना के बता देता हूँ आपको, ताकि समझने में आसानी रह जाए। क्रोमेट ही पूछ रहा है, तो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन सिंगल। इस प्रकार की संरचना होगी चतुष्फलक की। किसी एक परा यूरेनियम तत्व का नाम और प्रतीक लिखिए। यूरेनियम परमाणु क्रमांक 92 के बाद आने वाले सभी तत्व कृत्रिम होते हैं, इनको परा यूरेनियम तत्व कहते हैं। परा यूरेनियम तत्व प्रतीक हो जाएगा, एक था पाकिस्तान, यूरोप, नेपोलियन। नेपटूनियम प्रतीक हो जाएगा NP। प्लूटोनियम भी लिख सकते हैं PU। अब है अगला, उभयदंती लिगेंड किसे कहते हैं? वे लिगेंड जिनके पास 2 दाता परमाणु हो लेकिन एक समय में एक ही परमाणु दाता परमाणु का कार्य करता हो, उभयदंती लिगेंड कहलाते हैं। जैसे साइनाइड, जिसमें कार्बन दाता परमाणु का कार्य करेगा, आइसोसाइनाइड जिसमें नाइट्रोजन दाता परमाणु का कार्य करेगा। वोल्टेज अभिक्रिया लिखिए। यदि एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाए तो एल्केन प्राप्त होते हैं। तो एल्किल हैलाइड पहला अणु, सोडियम धातु, ये एल्किल हैलाइड का दूसरा अणु, सोडियम धातु के यहाँ 2 अणु काम आएंगे, ये दोनों दोनों हैलाइड को ले जाएंगे और एल्किल ग्रुप आपस में जुड़ जाएंगे, बन जाएगा एल्केन। ये क्या हो जाएगी? वोल्टेज अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, एल्किल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय क्यों? तो देखो, अमोनिया होती है NH3 और एल्किल एमीन में एक एल्किल समूह होता है। एल्किल समूह का इलेक्ट्रॉन दाता प्रभाव होता है, परिणाम स्वरूप नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। इसीलिए एल्किल एमीन, क्योंकि एल्किल एमीन में एल्किल समूह का इलेक्ट्रॉन दाता प्रभाव होता है, परिणाम स्वरूप एल्किल एमीन में
इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, इसीलिए इसकी क्षारकता अधिक होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एमीन में उपस्थित नाइट्रोजन के लिए कक्षकों के संकरण का प्रकार लिखिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। एमीन क्या होता है? NH3, इसमें 3 हाइड्रोजन और एक होता है लोन पेयर। तो क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक ये लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4। तो संकरण हो जाएगा sp3। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब आ जाएगा अपने खंड वे। खंड वे में लघुत्तरात्मक प्रश्न है जिनके उत्तर आपको एक ही लाइन में देने हैं। इस त्रिक्वाती मिश्रण से आप क्या समझते हैं? न्यूनतम क्वाती इस त्रिक्वाती मिश्रण को परिभाषित कीजिए और इसका एक उदाहरण दीजिए। वह दो घटकों का ऐसा मिश्रण जिसका द्रव्य वाष्प अवस्था में संघटन समान हो तथा एक ही ताप पर उबलते हो, इस त्रिक्वाती मिश्रण कहलाते हैं। इस प्रकार का मिश्रण जिसका क्वथनांक उसके घटकों के क्वथनांक से कम हो, न्यूनतम क्वाती स्थिर क्वाती मिश्रण कहलाता है, जैसे एथेनॉल और जल का मिश्रण। शीर्षा संचयक सेल का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखो, पूरा डायग्राम यहाँ पर बनाना संभव नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो अपने शीर्षा संचयक सेल होता है, इसमें क्या होता है, थोड़ा सा इसको साइड कर देते हैं। हाँ, जो शीर्षा संचयक सेल है, इसमें एक पात्र होता है जिसमें दो प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड और कैथोड। जैसे मैंने लाल पेन से बना दिया, मान लो ये एनोड है अपना। एनोड किसका होता है? पीबी का। दूसरा मैं ग्रीन पेन से बना देता हूँ, ये मान लो कैथोड है। ये किसका है? लेड ऑक्साइड का। और यहाँ वैद्युत अपघट्य के रूप में जो विलयन भरा होता है वो किसका होता है? सांद्र H2SO4 का। ये उसका चित्र हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन क्या है? कारण बताइए। संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं क्योंकि संक्रमण तत्वों के पास रिक्त डी कक्षक होते हैं। ये रिक्त डी कक्षकों का उपयोग करके अभिकारक अभिक्रिया करके मध्यवर्ती संकुल बनाते हैं जो टूटकर उत्पाद देता है। अगला क्वेश्चन है, जिंक परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है क्योंकि जिंक का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये होता है ऑर्गन के बाद 3D में 10 और 4s में 2। जिंक आसानी से 4s के 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर स्थायी विन्यास 3D10 प्राप्त कर लेता है, इसीलिए ये एक ही ऑक्सीकरण अवस्था +2 प्रदर्शित करता है। तो समझ में आ गया होगा, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था इसीलिए प्रदर्शित नहीं करता क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर स्थायी D10 विन्यास प्राप्त कर लेता है। ये है अगले क्वेश्चन, अभिक्रियाओं को पूरा करना है। तो देखो, ये क्लोरोबेंजीन है, इसकी अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में करवा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये रेडियल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया होगी, मेथिल समूह ऑर्थ और पैरा स्थिति पर जुड़ेगा। तो ये हो गया अपना क्लोरोबेंजीन। मेथिल समूह जुड़ जाएगा एक बार ऑर्थो पर और एक बार यही मेथिल समूह जो है ये जुड़ जाएगा पैरा। अगला देखो, CH3CH2Cl की अभिक्रिया KCN से करवा रहे हैं। तो यहाँ पर पोटेशियम और क्लोराइड अलग हो जाएंगे और आ जाएगा CH3CH2, इससे आके जुड़ जाएगा साइनाइड और पोटेशियम और क्लोराइड मिलकर बना लेंगे KCl। अगली रिएक्शन है, प्रोपीन पर HI का योग करवाना है। सिंपल सी रिएक्शन है, हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगी जहाँ हाइड्रोजन अधिक है। तो CH3CH, इससे जुड़ जाएगा आयोडीन और CH2 से जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, बन जाएगा 2 आयोडो प्रोपेन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। SN1 अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। यह अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। पहले पद में कार्बोधनाइन बनता है, दूसरे पद में कार्बोधनाइन पर नाभिक स्नेह के आक्रमण से उत्पाद बनता है। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड SN1 अभिक्रिया अधिक देते हैं। उदाहरण द्वारा अगर हम समझाना चाहें तो देखो, जैसे 3 टर्सरी मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, तो ये पोटेशियम ब्रोमीन के साथ निकल जाएगा। पहले पद में बन जाएगा ये कार्बोधनाइन और दूसरे पद में हाइड्रोक्साइड आयन इस पर अटैक करेगा, बन जाएगा टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। देखो, अब अगला क्वेश्चन जो है ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आप इसको ध्यानपूर्वक देखें और फिर हम इस पर अमल करते हैं। एल्किल क्लोराइड की जलीय KOH से अभिक्रिया द्वारा एल्कोहल बनता है, लेकिन एल्कोहल KOH की अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद एल्कीन बनता है। कारण स्पष्ट कीजिए, समीकरण भी लिखिए। देखो,
एल्किल क्लोराइड जो होते हैं, जैसे हमने ले लिया एथिल क्लोराइड, तो इसकी अभिक्रिया यदि हम जलीय केओएच से करवाएंगे तो यहाँ नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, पोटेशियम और क्लोराइड दोनों अलग हो जाएंगे और बन जाएगा अल्कोहल। लेकिन यदि अभिक्रिया हम इसकी एथिल अल्कोहल से करवाएंगे तो वहाँ एथिल या अल्कोहलिक केओएच से करवाएंगे तो वहाँ विलोपन अभिक्रिया होगी, और विलोपन अभिक्रिया के कारण जो एल्किल क्लोराइड हैं इसमें हाइड्रो वी हाइड्रो एलोजनीकरण होगा, यहाँ से क्लोरीन जाएगी, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगी, और क्लोरीन और हाइड्रोजन के निकलने से क्या बन जाएगा, एल्की, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो कारण यही है, एल्कोहलिक केओएच लेने पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, सॉरी जलीय केओएच लेने पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, जबकि एल्कोहलिक केओएच लेने पर विलोपन अभिक्रिया होती है, जिसके कारण हमें एल्कीन प्राप्त होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइसोब्यूटिल अल्कोहल का संरचना सूत्र लिखिए। आइसोब्यूटिल अल्कोहल की संरचना आपको बनानी है। तो आइसोब्यूटिल अल्कोहल क्या होता है, देखो आइसोब्यूटिल होता है CH3 ये आइसो ग्रुप, यहाँ जोड़ दो CH2, हो गया आइसोब्यूटिल, और अल्कोहल पूछा तो यहाँ OH, ये हो गया आइसोब्यूटिल अल्कोहल का संरचना सूत्र। अगला क्वेश्चन है, फिनोल की अनुनादी संरचना बनाइए। आप आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसमें क्या होगा, मैं आपको समझा देता हूँ। ये बेंजीनोल है, यहाँ जुड़ा हुआ OH, इसके खुद के 2 लोन पेयर, ये लोन पेयर यहाँ पर बेंजीन के साथ अनुनाद करेंगे, ये डबल बॉन्ड जाएगा आगे, तो यहाँ जाएगा नेगेटिव, फिर नेगेटिव आएगा यहाँ, तो यहाँ जाएगा डबल बॉन्ड, ऐसे करके नेगेटिव ऑर्थो पेरा और ऑर्थो पर घूमेगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनोल की अपेक्षा अधिक अम्लीय क्यों होता है? क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल में H+ निकलने से बना कार्बोक्सिलेट आयन की अनुनादी संरचना सममित होती है, उसमें ऋणावेश अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन पर होता है, जबकि फिनोल की अनुनादी संरचना अधिक सममित नहीं होती है, क्योंकि उसमें ऋणावेश अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन के अलावा कम विद्युत ऋणी कार्बन पर भी होता है, इसीलिए कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनोल से अधिक अम्लीय होता है। मेलोनिक अम्ल का आईपीसी नाम, तो मेलोनिक अम्ल ये होता है COOH CH2 COOH, टोटल कार्बन हो गए 1 2 3, हो जाएगा प्रोपेन डाइओइक अम्ल, आईपीसी नाम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज की संरचना बनाइए। तो मैं आपको एक बना के बता देता हूँ अल्फा की, तो CHOHH कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, फिर 3, फिर 4, और कार्बन नंबर 5 और ये हेमिस्ट्रियल बॉन्ड द्वारा जुड़ जाएंगे, यहाँ OH, यहाँ OH, और यहाँ भी जुड़ा होगा H, ठीक है। N हो जाएगा CH2OH, जगह थोड़ी कम पड़ रही है तो मैं वापस बना देता हूँ। देखो 2 3 4 5, ये C, इससे जुड़ा हुआ OH, इससे जुड़ा हुआ H, और ये आपस में हेमिस्ट्रियल बॉन्ड द्वारा जुड़ जाएंगे कुछ ऐसे, और फिर OH H, फिर HOH, ऐसे चलता जाएगा, एंड में आ जाएगा CH2OH। कोई OH अगर राइट में हो तो अल्फा, और अगर लेफ्ट में हो तो क्या हो जाएगा, बीटा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शर्करा के आधार पर आरएनए व डीएनए मंत्र लिखिए। डीएनए में डीऑक्सी शर्करा होती है, जबकि आरएनए में राइबोस शर्करा होती है। अगला है, विटामिन ए व बी की कमी से होने वाले रोग। विटामिन ए की कमी से रतौंधी और बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भाग से गैल्वेनी सेल का चित्र बनाकर निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समझाइए। देखो अभिक्रियाओं को समझाना बहुत आसान है। इसमें कौन सा इलेक्ट्रोड ऋणात्मक आवेशित है? देखो जिंक +2 में ऑक्सीकृत हो रहा है, तो ये एनोड है, और एनोड ऋणात्मक आवेशित होता है, तो इसमें जिंक इलेक्ट्रोड जो है वो ऋणात्मक आवेशित है। सेल में विद्युत धारा के वाहक कौन है? इलेक्ट्रॉन। प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया, तो एनोड पर होगी जिंक, बदल रहा है जिंक +2 2 इलेक्ट्रोड में, और कैथोड पर जो सिल्वर आयन है Ag+, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाएंगे? सिल्वर धातु। बैलेंस करने के लिए इसको 2 से गुणा कर लेंगे, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमें ओवरऑल रिएक्शन प्राप्त हो जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। द्वितीयक सेल या बैटरी क्या है? वह सेल जिसमें धारा का प्रवाह दोनों दिशा में है होता है, अर्थात जिससे डिस्चार्ज होने के बाद उन्हें चार्ज करके उपयोग में लिया जा सकता है, द्वितीयक सेल कहलाता है। लेड संचयक सेल में होने वाली
आवेशित क्रियाविधि और संपूर्ण सेल अभिक्रिया को समझाइए। देखो, जो शीर्षा संचयी सेल है, इसकी ज़्यादातर अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं आवेश वाली। यहाँ ये पूछ रहा है, जब हम इसको आवेशित करते हैं, इन्हें डिस्चार्ज होने के बाद जब चार्ज करते हैं तो कौन सी रिएक्शन होगी? तो देखो, एनोड पर होगी Pb +2 प्लस SO4 -2, ये रिएक्शन करके बनाएगा PbSO4 और साथ में यहाँ पर Pb है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। फिर ये कहाँ हो रही है? एनोड पर। फिर कैथोड पर PbO2 4H+ और 4H+ और 2SO4 के साथ रिएक्शन करके बनाएगा PbSO4, 2 अणु, और साथ में बनाएगा जल H2। तो ये है डिस्चार्जिंग अभिक्रिया। चार्जिंग अभिक्रिया में क्या होगी? हम इस अभिक्रिया को उल्टा लिखेंगे, यानी पहले लिखेंगे PbSO4, ये रिएक्शन करके बना रहा है Pb + SO4 -2, कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन। ये अभिक्रिया हो जाएगी कैथोड की। और एनोड की अभिक्रिया पर हम लिखेंगे PbSO4, 2 जल के अणु अभिक्रिया करके सल्फेट आयन, 4H+ आयन, PbO2 दे रहे हैं और साथ में क्या दे रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो जो चार्जिंग अभिक्रिया है वो डिस्चार्जिंग अभिक्रिया की उल्टी हो जाएगी और हम ज़्यादातर डिस्चार्जिंग अभिक्रिया को ही पढ़ते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ, इसका आईयूपीए से नाम लिखना है संकुल यौगिक का। सिंपल सा है, पोटेशियम बाहर है, इसका मतलब अपना जो समन्वय मंडल है वो क्या है? ऋणावेशित। तो पहले किसका नाम लिखेंगे? लिगेंड का। लिगेंड कितने हैं? 6। और कौन है? साइनाइड। तो साइनाइड का नाम लिखा जाता है तो हो जाएगा हेक्सा, 6 है, साइनो। फिर धातु का ऋणावेशित है समन्वय मंडल, तो 8 लगेगा फेरेट। ऑक्सीजन अवस्था इसकी कितनी होगी? सेकंड। पहले धनायन का नाम लिखेंगे तो पहले आएगा पोटेशियम का। तो पोटेशियम नाम क्या हो जाएगा? पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट सेकंड, क्योंकि 6 साइनाइड का -6, 4 पोटेशियम का +4। तो धातु की ऑक्सीजन अवस्था कितनी होगी? +2। अगला है होमोलेप्टिक हेटेरोलेप्टिक संकुलों में विभेद कीजिए। वह संकुल जिसमें धातु परमाणु एक ही प्रकार के लिगेंड से जुड़ा हो, होमोलेप्टिक, और जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के संकुल से जुड़ा हो, सॉरी लिगेंड से, वो हेटेरोलेप्टिक कहलाता है। अगला है, इस संकुल की ज्यामिति बनाइए। अष्टफलकीय होगा, कोबाल्ट सेंटर में, पहला अमोनिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो ये NH3 पहला वाला, ये NH3 दूसरा वाला, ये थर्ड NH3, ये फोर्थ NH3, ये फिफ्थ NH3 और ये सिक्स्थ NH3। जब इनको मिलाएंगे तो संरचना प्राप्त होगी, किस प्रकार की होगी? अष्टफलकीय। अगला है, कारण दीजिए। एथेनॉल का क्वथनांक मेथॉक्सीमेथेन से अधिक होता है। तो देखो, मेथॉक्सीमेथेन जो है ये ईथर होता है। तो एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होते हैं, जबकि ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित नहीं होते हैं, इसीलिए एथेनॉल का क्वथनांक अधिक होगा। एथेनॉल आसानी से जल में विलय होता है, क्यों? क्योंकि एथेनॉल जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, इसीलिए जल में विलय होता है। फिनोल एल्कोहल की तुलना में प्रबल अम्ल होता है, क्योंकि फिनोल में H+ निष्कासन के बाद बना फिनोक्साइड आयन अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाता है, जबकि एल्कोहल में एल्कोक्साइड आयन में अनुनाद नहीं होता है। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, फिनोल में CO बंध लंबाई मेथनॉल से कम क्यों होती है? मेथनॉल यानी एल्कोहल, क्योंकि फिनोल में बेंजीन वलय से जुड़ा ऑक्सीजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बेंजीन वलय के साथ अनुनाद करते हैं, जिसके कारण कार्बन और ऑक्सीजन में द्विबंध के गुण आ जाते हैं। ईथर में कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बंध कोण चतुष्फलकीय कोण से अधिक क्यों होता है? क्योंकि ईथर में ऑक्सीजन से जुड़े 2 एल्किल समूह का आकार बड़ा होता है। परिणाम स्वरूप एल्किल समूह के मध्य प्रतिकर्षण के कारण बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट से अधिक हो जाता है। समावयवी एल्कोहलों में शाखा बढ़ने पर क्वथनांक कम हो जाता है, क्योंकि शाखन बढ़ने पर अणु की आकृति गोलाकार होने लगती है। परिणाम स्वरूप पृष्ठीय क्षेत्रफल घटने के कारण अंतर आणविक आकर्षण बल घटते हैं और इसी कारण क्वथनांक भी घट जाता है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अब आगे अपना पार्ट दे। पार्ट दे में देखो, पहला सवाल है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के ताप में 10 डिग्री वृद्धि करने पर लगभग दुगुना हो जाता वेग नामांकित वितरण वक्र द्वारा समझाइए। तो ये मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण वक्र होगा, कुछ ऐसे बनेगा T1, कुछ ऐसे बनेगा T2। इस अक्ष पर हम लेंगे सक्रिय अणुओं का अंश, इस पर हम लेंगे ऊर्जा। ये ग्राफ है टेम्परेचर T1 पर और ये ग्राफ है टेम्परेचर T2 पर। हम देख रहे हैं कि जैसे ही ताप बढ़ा दिया जाए,
सक्रिय अणुओं का अंश पहले की तुलना में डबल हो जाता है और ग्राफ दाईं ओर खिसक जाएगा। सक्रिय अणु द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल पहले की तुलना में डबल हो जाएगा, तो वेग भी पहले की तुलना में डबल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको ध्यानपूर्वक आप देखेंगे। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 60 सेकंड इनवर्स है। क्रियाकारक को अपनी सांद्रता से 1/16 व भाग रह जाने में कितना समय लगेगा? तो देखो सिंपल से क्वेश्चन है, हमें पूछा गया टी, तो टी बराबर हो जाएगा 2.303 अपॉन के 60 दिया हुआ है लोग R0। मान लो प्रारंभ में सांद्रता थी 1 और बाद में कितनी हो गई इसका 1/16 भाग, तो ये 1/16 चला जाएगा ऊपर, तो इसको हम एक बार छोड़ रहे हैं फ्री, ये हो जाएगा log 16। log 16 को हम लिख लेंगे ऐसे log 2 की घात 4 और log 2 की घात 4 का log लेंगे तो ये हो जाएगा 4 log 2। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। तो हम क्या करेंगे, अपने आंसर क्या आएंगे हम उनकी बात करें। देखो इसी तरह बता देता हूँ, ये आ जाएगा अपना 2.303 बटा 60 इंटू 4 इंटू 0.3010। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके आंसर आ जाएंगे। चलता है अगले क्वेश्चन पर। अभिक्रिया की आणविकता को परिभाषित कीजिए। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु, परमाणु या आयनों की संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। अभिक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक की उपस्थिति के प्रभाव दिखाइए। उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के लिए आवश्यक सक्रिय ऊर्जा के मान को कम कर देते हैं। परिणाम स्वरूप अभिकारक के अधिक अणु उत्पाद में बदलते हैं। उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के लिए आवश्यक सक्रिय ऊर्जा के मान में कमी कर लेते हैं। परिणाम स्वरूप अभिकारक के अधिक अणु उत्पाद में बदलते हैं, जिससे अभिक्रिया का वेग दुगुना हो जाता है। इसके लिए ग्राफ भी हम बना सकते हैं, ये ग्राफ ये और दूसरा ग्राफ ये ग्राफ बता रहा है उत्प्रेरक की उपस्थिति में, रेड वाला बता रहा है उत्प्रेरक की उपस्थिति में, सॉरी ये बता रहा है उत्प्रेरक की उपस्थिति में और रेड वाला बता रहा है उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में। इस अक्ष पर हम लेंगे अभिक्रिया निर्देशांक और इस अक्ष पर हम लेंगे ऊर्जा। तो हम देख रहे हैं जैसे ही उत्प्रेरक का उपयोग किया जाए सक्रिय ऊर्जा पहले की तुलना में कम हो जाएगी, तो वेग भी बढ़ जाएगा। लास्ट जो क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। 300 केल्विन पर प्रथम कोटि अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता ये है और 30 मिनट बाद पर घटकर इतनी रह जाएगी। तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो क्या हो जाएगा, के बराबर 2.303 बटा टी कितना है 30 मिनट, तो यहाँ ले लेंगे 30। यहाँ जाएगा लोग, पहले सांद्रता कितनी थी 1 इंटू 10 की घात -2, बाद में कितनी रह गई 0.5 इंटू 10 की घात -2। ये है -2 से -2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 0.5 यानी 10/5। और 10/5 का सीधा सा मतलब क्या है भाई, ऊपर रहा 1 इंटू 10 की घात -2, -2 से -2 कैंसिल आउट, ऊपर रहा 1 यानी 10/5 यानी 2। तो यहाँ आ जाएगा log 2 और log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010। तो 2.303 बटा 30 इंटू 0.3010 से गुणा करोगे तो आपके आंसर आ जाएंगे। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी पूरे मॉडल पेपर को क्वेश्चन नंबर 1 से लास्ट तक सॉल्व करके बताया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि बोर्ड एग्ज़ाम से पहले आपकी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए और आप बिना किसी तनाव के बोर्ड परीक्षा का जो पेपर है वो आसानी से दे सकें और आपके 100 में से 100 अंक प्राप्त हो जाएं। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर हर साल 12th केमिस्ट्री का सिलेबस करवाता हूँ। इसके अलावा आप मेरे यूट्यूब चैनल के होम पेज पर जाकर जब प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो आपको हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ आप पूरे चैप्टर को एक साथ पढ़ सकते हैं। इसके अलावा वन शॉट वीडियोज़, बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ रिक्त स्थान वाले प्रश्न और वन लाइन वाले क्वेश्चन या ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, वे प्रश्न भी उत्तर सहित आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही और यूज़फुल वीडियोज़ के साथ।
धन्यवाद।